शांति। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम। और आज के इस सेकंड पार्ट में जो कि हम लोग ने ये 3 दिन की सीरीज मधुबन से चालू करी है और ये इतनी सुंदर सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, लाइफ विदाउट मेडिसिन। आप सोचिए अगर ऐसी जिंदगी हमारी हो जाए कि वाकई हम बिना मेडिसिन के जिए तो कितने अच्छे से हम ये जीवन बिता सकते हैं। और इसमें हम इस राह पर हमें चढ़ाने के लिए, हमें अपना ज्ञान जो है बांटने के लिए और हमारे को इस मार्ग पे चलाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुभाष सारंगी जी, जो कि बहुत सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात नेचुरोपैथ हैं। थैंक यू डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनको जरा सा उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथ एंड आप डॉक्टर योगिक साइंसेस आप हैं और आप एक कंसल्टेंट फिजिशियन भी हैं ऑन नेचुरल थेरेपेटिक्स फॉर 24 years। और 25 साल से आपने कोई भी मेडिसिन नहीं ली है। आप ना कभी डॉक्टर के पास गए हैं, ना कभी हॉस्पिटल गए हैं और ना कभी आपने कोई मेडिसिन ली है। सो इट इज सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए, आपके जीवन से कुछ सीखने के लिए डॉक्टर। So thank you so much for joining us and being with us and giving us this knowledge. All to you, please. Om Shanti. Thank you, Aishwarya sister, for the beautiful introduction. मुझे कल का सेशन के उपरांत में कई पार्टिसिपेंट्स का रिक्वेस्ट मिला कि आई शुड स्पीक मोर इन हिंदी rather than इंग्लिश। मुझे हिंदी में ज़्यादा बोलनी चाहिए था। तो आई थॉट इनिशियली दैट बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल वेबिनार, so many participants are from overseas countries also, foreign countries also. तो इसलिए मैं सोचा कि दोनों को मिक्सअप करके यूज करूंगा, बट आज फॉर द फीडबैक मुझे लग रहा है कि आज मैं ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल करूं, इवन दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पीक एवरीथिंग इन हिंदी, क्योंकि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जो अंग्रेजी में ही समझ में आता है। फिर भी हमारा प्रयास ये रहेगा, बट यू कैन आस्क इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। I will be able to understand. Thank you, doctor. Thank you, doctor. If I get some questions in English, I will ask you that. Yes, yes. So, dear participants, फिर से आप लोगों का स्वागत है। और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, नमन है और वंदन है। कल की जो डिस्कशन थी बेसिकली वो था एलिमिनेशन प्रोसेस के ऊपर, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर, कि शरीर के अंदर में गंदगियां बनती क्यों है, कैसी है, और उसको एलिमिनेट करते रहे, प्रॉम्प्टली शरीर से निष्कासन होने के मार्ग ओपन रखा जाए तो फिर शरीर हमेशा शुद्धिकरण की ओर बढ़ता रहेगा। अंदर में डाटी एलिमेंट्स एक्युमुलेट नहीं होगी और हम स्वस्थ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी, रोग मुक्त हम जीवन जी सकेंगे। तो आज हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। कल हम इसको देखे थे, अब दिख रही है स्क्रीन सभी को? कोई भी चैट बॉक्स में लिख है या तो ओके, थैंक यू। तो कल हम लोग ये एप्पल दोनों को देखे थे, एक फ्रेश एप्पल था और एक रटन एप्पल था, और दोनों के बीच में एक लाइव इंसेक्ट को अगर हम छोड़े तो आप लोगों ने ही रेस्पॉन्ड किया था कि कीड़ा सड़ा हुआ एप्पल की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको उसके अनुरूप वातावरण वही मिलेगा। सर्वाइवल ग्रोथ के लिए उसको सड़ा हुआ एप्पल ही फेवरेबल रहेगा। एग्जैक्टली उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर में भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस निरंतर जारी रहनी चाहिए। अगर टॉक्सिक मैटर्स की एक्युमुलेशन यानी संचय हमारे शरीर के अंदर होती जाए, चलती रहे, तो फिर इट इज ऑब्वियस, नेचुरल है कि बाहर के जो
इन्वेडिंग इंसेक्ट्स है या ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो भी हमारे शरीर की ओर आकर्षित होकर वहां पर अपना निवास बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, आप देख के ही समझ सकते हैं। देयर आर टू नंबर्स ऑफ बाउल्स। बाएं तरफ की बाउल में भी पानी है, दाहिने तरफ की भी बाउल में भी पानी है, लेकिन फर्क यह है कि द वाटर इन द लेफ्ट साइड बाउल इज डर्टी एंड दैट इन द राइट साइड इज क्लीन। बाएं तरफ में गंदा पानी है और दाहिने तरफ में साफ सुथरा पानी है। दोनों बाउल में एक एक मछली को छोड़ दिया गया। प्रयास ये किया जा रहा है कि बाएं तरफ की बाउल में जो मछली है, जीवित मछली है, उसको हम वैक्सीन दे रहे हैं। आप सभी को पता है कि हम लोग सभी वैक्सीन की ओर बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक। पिछले कई सालों के अंदर में वन आफ्टर अनदर वैक्सीन हम लेते गए। ये पूरे वर्ल्ड ओवर ये स्ट्रैटेजी चली रही है। अब ये इसको थोड़ी सी हम कंपेयर करके समझने की प्रयास करते हैं। बाएं तरफ की बाउल में गंदा पानी है और उसके अंदर जो मछली है उसको सरवाइव करने के लिए उसको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। और दाहिने तरफ की जो मछली है उसमें साफ पानी है, उसमें वैक्सीन देने की जरूरत है क्या? आप खुद ही सोचें। क्योंकि परिवेश शुद्ध है, वातावरण क्लीन है, जीवन जीने के लिए वो अनुकूल है, इसलिए वहां पर वैक्सीनेशन की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रिंसिपल को हम अपने लाइफ में प्रयोग करें। हमारे बॉडी के अंदर में हम जीवन निर्वाह करते हैं। वी आर लिविंग विद इन दिस फिजिकल बॉडी। वी मीन्स द कॉन्शियस एंटिटी, यानी चैतन्य सत्ता। कल हम इसके ऊपर बात किए थे कि ह्यूमन बीइंग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज द लाइफ एंटिटी, अदर वन इज द मेटेरियल एंटिटी। एक है जीवन या चैतन्य सत्ता और दूसरा है मेटेरियल या भौतिक सत्ता। शरीर होती है मेटेरियल कंपोनेंट जिसके साथ में जीवन जीता है चैतन्य सत्ता, दैट इज द स्पिरिट और द सेल्फ। अब ये वैक्सीन की बात इसी में को रिलेट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो क्लीन वाटर है उसके अंदर जो फिश है उसको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो शुद्ध वातावरण के अंदर निवास करती है। नाउ जस्ट को रिलेट योर सेल्फ, दैट मीन्स द कॉन्शियस एंटिटी विद द फिश and the body, your material entity, with the clean water. अगर आपके बॉडी क्लीन वाटर की तरह बराबर है, राइट साइड बाउल की तरह है, तो फिर आपको शुद्ध वातावरण मिल रहा है और परिष्कृत वातावरण के अंदर में जीवन निर्वाह करने के लिए आपको संपूर्ण रूप से फेवरेबल रेस्पॉन्सेस यानी नेचुरल सपोर्ट मिल रही है, प्रकृति की सपोर्ट मिल रही है, इसलिए आपको कोई भी किसी भी तरह का वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि हम शरीर को हमेशा शुद्ध रखने की प्रयास करें, टॉक्सिक एक्युमुलेशन को प्रॉम्प्टली एलिमिनेट करवाने की प्रयास करें। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा शैली के अंतर्गत हमारी अप्रोच इलनेस अप्रोच नहीं होती है कि व्यक्ति बीमार पड़े और उसको हम क्योर कराएं। वो हमारी प्राथमिकता नहीं है, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, वो हमारे लक्ष्य नहीं है। हमारी लक्ष्य थोड़ी सी मॉडिफाइड है, दैट इज वेलनेस अप्रोच। हम आज भी स्वस्थ हैं, कल भी स्वस्थ रहें, जीवन भर निरंतर स्वस्थ शरीर का आनंद लेते रहें। So this is the basic difference between illness approach and wellness approach. Now you can judge which one is preferable. आज की जो दुनिया है, आज की जो स्ट्रैटेजी चल रही है, शायद आप लोगों को यही समझ में आएगा, दिखेगा कि हम लोग बीमार पड़े, मेडिसिन खाएं, हॉस्पिटल जाएं, फिर ठीक हो जाए, यही ज्यादातर चलती है। क्यों ना हम ऐसी जीवन को अपनाएं, ऐसी भोजन को अपनाएं, ऐसी दिनचर्या को अपनाएं जहां पर हमेशा हम स्वस्थ ही रहें, कभी बीमार पड़े ही ना। इसीलिए हमारी फॉर्मूला ये होती है कि rather than sick care, we always give preference to health care. Health is to be sustained. निरंतर निरोग काया प्राप्त करने की प्रक्रिया को जारी रखना। आप लोग सभी को पता है, बचपन से भी हम लोग पढ़े हैं कि जीवन स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें 3 विशेष सहारे की आवश्यकता पड़ती है। देयर आर 3 फंडामेंटल पिलर्स फॉर अचीविंग गुड हेल्थ यानी होलिस्टिक हेल्थ। 1 नंबर है डाइट, 2 नंबर है लाइफस्टाइल, 3 नंबर है स्लीप यानी आहार, विहार और निद्रा। ये तीनों अगर समन्वय में हम अपने जीवन में शामिल करते हैं, तीनों अगर व्यवस्थित हैं, तो फिर हमें
बीमारी कभी स्पर्श नहीं कर सकती है। ये तीनों के ऊपर हम लोग थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी एक मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, लॉजिकल एनालिसिस करते हैं कि शरीर के अंदर में जो बीमारियां होती है उसके पीछे क्या कारण है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ऊपर में लिखा है V स्टैंड्स फॉर वाइटलिटी। थोड़ी सी समझ की जरूरत है। V स्टैंड्स फॉर वाइटलिटी यानी आपकी शरीर के अंदर में कुदरत के द्वारा दिए गए जीवनी शक्ति, रोग प्रतिरोध की क्षमता, जिसको आप इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। ये प्रेशर बनता है कहाँ से, कैसे? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक और मॉर्बिड मैटर्स इन द बॉडी। रोज हम लोग जो भोजन करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सूरज की रोशनी अंदर लेते हैं, ऑल दीज आर द न्यूट्रिशनल इनपुट्स फॉर आवर सर्वाइवल। इसके कारण बॉडी के अंदर में जो निरंतर रूप से बनती रहती है टॉक्सिक मैटर्स, वो बॉडी के ऊपर किसी न किसी रूप से कुछ भार पैदा करता है, यानी प्रेशर डालता है। ये प्रेशर और वाइटलिटी, ये दोनों की गेम और पल हर घड़ी बॉडी के अंदर चलती रहती है, इन और इग्नोरेंस। कभी हम शायद इसके ऊपर अटेंशन देते भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ख्याल रखिएगा, वाइटलिटी मतलब शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोध की क्षमता, और पी है शरीर के अंदर में संचित विजातीय द्रव्यों के द्वारा बनाया गया प्रेशर, बनता हुआ प्रेशर। अब अगला स्टेटमेंट देखिए, ये कहता है कि AD स्टैंड्स फॉर एक्यूट डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस वो है जिसको हम लोग अपनी देसी लैंग्वेज में कहते हैं तीव्र रोग। CD स्टैंड्स फॉर क्रोनिक डिजीजेस, जिसको हम लोग अपनी भाषा में साधारण रूप से कहते हैं जीर्ण रोग। और FD स्टैंड्स फॉर वाइटल डिजीजेस, जिसको हम लोग कहते हैं घातक रोग। ये रोगों की स्टेप वाइज आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है, जो कि साधारण रूप से फिर गहराई में जाती है, गहराई से फिर मौत की तरफ ले चलती है। इस तरह की एक प्रक्रिया है एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज एंड फर्टाइल डिजीज। फिर HR स्टैंड्स फॉर रेडिएंट हेल्थ, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य, समग्र स्वास्थ्य, यानी होलिस्टिक हेल्थ भी आप कह सकते हैं। जब अब हम एनालिसिस करेंगे परिस्थितियां और उसका आउटकम क्या है। स्थिति क्या है, उसके आउटकम यानी परिणाम क्या है। When V tends to infinity, V ऊपर में लिखा है वाइटलिटी यानी हमारी शरीर की रोग प्रतिरोध की क्षमता या जीवनी शक्ति। इन्फिनिटी यानी बहुत ऊंची लेवल की होती है, अनंत है, अपर्याप्त है, बहुत अच्छी स्थिति में हमारी वाइटलिटी है। और प्रेशर इज ऑलमोस्ट जीरो, यानी मॉर्बिड मैटर के कारण शरीर के ऊपर में पड़ा हुआ प्रेशर की मात्रा लगभग जीरो के बराबर है, यानी मॉर्बिड मैटर नहीं के बराबर है, यानी एलिमिनेशन प्रोसेस इज वेरी वेरी एक्टिव, देन वी कैन एंजॉय द रेडिएंट हेल्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने की ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अर्थात जब हमारे शरीर के अंदर में रोग प्रतिरोध की क्षमता सर्वाधिक हो और मॉर्बिड मैटर की अक्युमुलेशन नहीं के बराबर हो, तब हम संपूर्ण स्वास्थ्य के अधिकारी बनते हैं। अब जब भी ज्यादा रहती है पी से, मॉर्बिड मैटर के कारण जो एक्यूमुलेटेड प्रेशर है उससे ज्यादा होती है वाइटलिटी, कभी कभी किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक्यूट डिजीज का रूप ले सकता है। इट मे प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ एक्यूट डिजीजेस। एक्यूट डिजीज क्या होती है, कभी सर्दी लग गई, छींक आ गई, हल्का फुल्का फीवर आ गया, बुखार, पतला दस्त हो गया, इस तरह की छोटी मोटी गड़बड़ियां, इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट डिजीज। ये एक्चुअली बीमारी होती नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार इसको हम लोग कहते हैं हीलिंग क्राइसिस, यानी उभार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हीलिंग क्राइसिस? अर्थात शरीर के अंदर में किसी भी तरह से, किसी भी कारण से अगर टॉक्सिक मैटर एक्युमुलेट हुई है, तो उसको शरीर अपने प्राकृतिक तरीके से निकलवाने की जो प्रयास करती है, दैट इज एक्यूट डिजीज, दैट मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्यूट डिजीज। अगर V स्मॉलर देन P, अर्थात वाइटलिटी कम होती जा रही है, मॉर्बिड मैटर के कारण प्रेशर बढ़ती जा रही है, फिर ये धीरे धीरे एक्यूट डिजीजेस से क्रोनिक डिजीज की ओर ले जा सकती है, यानी तीव्र रोग धीरे धीरे समय क्रम में क्रोनिक डिजीज यानी जीर्ण रोग का रूप ले सकता है, जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अस्थमा है, इत्यादि इत्यादि, जिसको हम लोग गंभीर रोग भी कह सकते हैं। फिर हमने उसको और छेड़छाड़ किया,
उपचार के नाम पे शरीर की क्लींसिंग प्रोसेस में किसी ना किसी तरह से रुकावट डालने की प्रयास किया, जाने अनजाने में, तो दैट कैन लीड टू फर्टल डिजीजेस, जिस समय हमारी शरीर की वाइटालिटी घटती जाती है, जीरो की ओर चलती है, एंड टी टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी प्रेशर बढ़ती जाती है। दैट इज ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, जो कि हमें घातक रोगों की ओर ले चलती है और मौत के नजदीक पहुंचा सकती है। अक्सर करके हम लोग एक्यूट डिजीजेस, डायरिया, वॉमिटिंग, कोल्ड, कफ, ये सारी स्थितियों में किसी भी तरह का मॉडर्न मेडिकल ड्रग्स को सेवन करने की मना करते हैं। इसलिए मना करते हैं बिकॉज इट इज ए नेचुरल क्लींसिंग प्रोसेस। लेकिन दुर्भाग्य ये ना, हमारे पास में धैर्य है। थोड़ी सी सर्दी लग गई, हम तुरंत जाके टैबलेट खा लेते हैं, किसी न किसी तरह से मेडिसिन खा लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत है, ऑफिशियल वर्कलोड बहुत है, सोशल ऑब्लिगेशंस बहुत है, पेशेंस नहीं है, टाइम भी नहीं है। दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। तो अगर कभी ऐसे एक्यूट डिजीज हो जाती है तो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत कहती है कि फ्री ऑक्सीजन में हम रहें। एडिक्वेट इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, शरीर के अंदर में इम्यूनिटी को जगाने के लिए पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन का इनहेलेशन करें, फ्री एटमॉस्फेयर में रहें। घर के अंदर है तो एडिक्वेट वेंटिलेशन का प्रबंध हो, और सॉलिड भोजन या हेवी भोजन विच इज हेवी टू डाइजेस्ट, उससे अपने को दूर रखें। नेचुरल लिक्विड डाइट में रहे। लिक्विड इज ए वेरी गुड एजेंट फॉर क्लींसिंग द बॉडी। शरीर के अंदर में जो टॉक्सिक एक्युमुलेशन हुआ है उसको शुद्ध करने के लिए, शरीर से भगाने के लिए नेचुरल लिक्विड, फलों का रस, अक्सर करके सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो जूस होती है उसको डाइल्यूटेड रूप में, यानी 50:50, 50:50 यानी 1:1 रेशियो में अगर हम कंज्यूम करते हैं दिन भर में, पीरियडिक इंटरवल में पीते जाएं। अगर वो भी नहीं करते हैं तो सिर्फ पानी पीते जाएं, दैट इज आल्सो सफिशिएंट टू क्लींस योर बॉडी। शरीर को शुद्ध कर लेगा, और किसी भी तरह की अगर गड़बड़ियां हैं हल्की फुल्की, वो भी चली जाएगी, एंड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन और एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर्स। ये है बेसिक गाइडलाइन अबाउट हैंडलिंग और मैनेजिंग द एक्यूट डिजीजेस। हम आपके साथ में एक बहुत अच्छी फॉर्मूला शेयर करने वाले हैं, 5337। ये 5, 3, 3 एंड 7 की मीनिंग क्या है, इसको अगर समझ जाएंगे तो प्रोबेबल डिजीजेस से हम 90% करीब अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। ओनली दोज प्रोबेबल 90% ऑफ डिजीजेस कैन बी eliminated from our life, can be taken away from our life only by following this fundamental principle। हम इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करते जाएंगे। नंबर 1, 5 स्टैंड्स फॉर 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स। फिर आगे चल के हम 3 को एक्सप्लोर करेंगे, अगला 3 को एक्सप्लोर करेंगे, फिर अगला 7 को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला डिजिट है 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स। 5 स्टैंड फॉर फंडामेंटल एलिमेंट्स। ये 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या होती है, उसको समझने की पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आप जो वस्त्र पहनते हैं, चाहे वो फ्रॉक है, शर्ट है, साड़ी है, अगर ये किसी न किसी तरह से कभी डैमेज हो जाती है, रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो आप इसको रिपेयरिंग करना चाहेंगे तो किस मटेरियल से करेंगे? अगर कपड़े फट जाती है तो उसको रिपेयर करेंगे तो कपड़े से करेंगे, या सीमेंट से करेंगे, प्लास्टिक से करेंगे, मिट्टी से करेंगे, कागज से करेंगे? चैट बॉक्स में लिखें। अगर फैब्रिक डैमेज हो जाती है तो आप उसको किससे रिपेयरिंग करेंगे? एफ लिखें फॉर फैब्रिक। अगर फैब्रिक के बिना दूसरा कोई मटेरियल आप यूज कर सकते हैं तो लिखिए अदर्स, ओ, एफ या ओ। चैट बॉक्स में लिखें एफ फॉर फैब्रिक, फैब्रिक के बिना दूसरा कुछ यूज करेंगे तो लिखें ओ, ओ फॉर अदर मटेरियल्स। ओके, दिलीप जी लिख रहे हैं फैब्रिक, कानू जी लिख रहे हैं फैब्रिक, ऐश्वर्या जी फैब्रिक, अच्छा, भारती जी लिख रहे हैं फैब्रिक, अरविंद जी फैब्रिक। ओके, मोस्ट ऑफ यू आर रेस्पोंडिंग फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक। अच्छा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फैब्रिक के बिना दूसरा कोई भी मटेरियल हम यूज करें तो टिकेगा नहीं। वेरी गुड। उसी तरह से हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। यह है हमारा कंक्रीट फ्लोर, मोजाइक फ्लोर या टाइल्स का फ्लोर, ये डैमेज हो गई किसी तरह से, इसके ऊपर कोई वेरी मटेरियल गिर गया, पत्थर गिर गया, चट्टान डैमेज हो गया, आप इसको रिपेयरिंग करेंगे, आप इसको फैब्रिक से करेंगे या जिस मटेरियल से बनी है उसी मटेरियल से करेंगे? अगर फैब्रिक से करेंगे लिखें एफ,
अगर ये मोजाइक फ्लोर है और मोजाइक से ही रिपेयरिंग हो सकती है तो लिखें एम। एफ फॉर फैब्रिक, मोजाइक फॉर एम। यस, वेरी गुड। ऐश्वर्या जी लिख रहे हैं एम, श्रुति मैम लिख रही हैं एम, ओके, भारती जी एम, वेरी गुड वेरी गुड। वृषभ जी लिख रहे हैं एम, सभी लिख रहे हैं एम, ओके, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब हम थर्ड कंपोनेंट इमर्ज कर रहे हैं, थर्ड मटेरियल, दैट इज वुडन मटेरियल, फर्नीचर, टेबल है, चेयर है। इसके लिए भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, फैब्रिक, देन मोजाइक, देन वुड। वुड इज द थर्ड ऑप्शन यहाँ हम आपको दे रहे हैं। अब लिखिए किससे रिपेयरिंग करेंगे आप, डैमेज हो गई, वुड से रिपेयरिंग करेंगे। सविता जी लिख रहे हैं वुड से करेंगे, कृष्णा जी वुड। MIA2 के कोई लिखे हैं वुड, बल्कि उनका नाम नहीं है, डिवाइस के नाम से लिख रहे हैं, ओके वुड, ओके, प्रतिभा जी वुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। रीमा जी वुड, ओके, ऐश्वर्या जी वुड, ओके, थैंक यू। बहुत इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स है। आई एम वेरी रियली हैप्पी दैट आप लोगों के अंदर में ये समझ आ चुकी है कि जो मटेरियल से जो बनी है एग्जैक्टली वही मटेरियल से ही उसकी रिपेयरिंग, बेस्ट फॉर्म ऑफ रिपेयरिंग हो सकती है। ये है हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल। अब आप देखें कि हमारी शरीर की बनावट क्या है। हाउ डज द ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म, कैसे ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे कहावत है कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, एक कॉमन कहावत है, हमारी प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है, शास्त्रों में भी कही गई है कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। मैन एंड नेचर को आप कंपेयर करें तो आपको मिलेगा कि एग्जैक्टली द सेम कंपोनेंट्स, सिमिलर कंपोनेंट्स, आइडेंटिकल कंपोनेंट्स एग्जिस्ट इन बोथ द एंटिटीज। ह्यूमन बॉडी के अंदर में 5 महाभूत एग्जिस्ट करती है, और प्रकृति यानी परिवेश में, नेचर में भी वही पंच महाभूत स्थित होती है। ये पंच महाभूत होती क्या है? 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ नेचर। नंबर 1, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्पेस। वायु तत्व, मिट्टी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश। हम आपको कोई नई चीज बताने हैं, सभी को पता है, आप लोगों के लिए जस्ट ये एक रिवीजन हो सकती है। बचपन से हम लोग ये इसको जानते हैं कि ये पृथ्वी पंच महाभूत को लेके बनी है, और ये शरीर जो है जिसको हम पिंड कहते हैं, ये पिंड भी पंच महाभूत को लेके बना है। एंड दिस इज द एंटायर गेम ऑफ आवर हेल्दी लाइफ, इसको ही समझना है बस। अगर ये पंच महाभूत जो शरीर के अंदर है, यही पंच महाभूत विश्व के चारों तरफ फैली हुई है, नेचर में, एग्जिस्टेंस में, वातावरण में, कस्मस में, यूनिवर्स में फैली हुई है, दोनों अगर संतुलित रहे तो फिर रोगों की नाम निशान हो नहीं सकती। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिजीज, नो डिजीज कैन मैनिफेस्ट विद इन अस। बीमारी आ नहीं सकती। बीमारी तभी आती है जब हमारी शरीर की ये पंच तत्व और प्रकृति या परिवेश की पंच तत्व के साथ में समन्वय में नहीं रहती, संतुलन में नहीं रहती। व्हेनेवर देयर इज एन इम्बैलेंस, इक्विलिब्रियम अगर मिस हो जाती है, तब ये मैनिफेस्ट करती है बीमारी के रूप में। तो क्या करें? ये पंच तत्वों को हम अपने शरीर, अपने जीवन के अंदर में कैसे समाये और अपने को प्रकृति के साथ में कैसे संतुलित बनाए रखें, दैट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर अस। नंबर 1, एयर इज द फर्स्ट एलिमेंट। पहले विचार में लेते हैं हवा को। हवा की रोल हमारे शरीर के लिए बहुत ही अनमोल है। आपको अगर हम पूछें कि आप भोजन के बिना कितना दिन जी सकते हैं, सॉलिड भोजन, रोटी, चावल, पापड़, दही, सलाद इत्यादि, आप शायद कहेंगे कि हम 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन तक भी जी लेंगे सिर्फ भोजन किए बिना। महात्मा गांधी जी, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा के सबसे बड़े उपासक रहे, प्रकृति के उपासक रहे, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर में 90 दिन की फास्टिंग करने की रिकॉर्ड किया है। 90 डेज की वाटर फास्टिंग, सिर्फ जल पी के उन्होंने उपवास किया, अर्थात भोजन से अपने को दूर रखे। तो सॉलिड भोजन, सॉलिड डाइट नहीं करके आदमी लंबे समय तक जी सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको पानी के बिना जीना है, द सेकंड सिनेरियो, अगर आपको पानी पीने नहीं दिया जाए तो आप शायद 90 दिन तो बहुत दूर की बात है, 9 दिन तक भी जीना मुश्किल हो जाएगा। बॉडी के अंदर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंड वेरी सून विल बी नियर टू डेथ। ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। नाउ इमर्जिंग द थर्ड सिनेरियो फॉर अस, हवा के बिना आप कितना दिन जी सकते हैं? 90 डेज,
50 days, 9 days, बड़ी मुश्किल है। चैट बॉक्स में लिखें हाउ मेनी डेज यू कैन सर्वाइव विदाउट एयर। चैट बॉक्स में लिखें कितने दिन, 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, रेस्पॉन्ड करें। चैट बॉक्स में लिखें कि हम हवा के बिना कितना दिन जी सकते हैं। अच्छा, कोई 1-2 में नहीं जा रहे हैं, सब 0 में लटक गए। अच्छा, दिलीप जी कह रहे हैं 0, सविता जी नॉट पॉसिबल। अच्छा, रूपाली मैम कह रही है नो मोर मिनट्स। अच्छा, 0 डेज, सीमा जी कह रहे हैं 0। अच्छा, हिना जी 0, श्रुति जी नील। अच्छा, अंजना मैम 3 मिनट जी सकते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी उपलब्धि है, 3 मिनट तक जीना भी बहुत बड़ी बात है। हम तो 3 सेकंड की भी परिकल्पना नहीं कर सकते। 1 मिनट जी लें तो बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। चलिए 0, एक दिन भी नहीं पॉसिबल है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू, फ्यू मिनट्स ओनली। मिली मैम कहती है फ्यू मिनट्स। ओके, निशा जी नो मोर मिनट्स। ओके, सो फ्रेंड्स, इससे सिद्ध होता है कि जो तत्व जितना सूक्ष्म है उसकी शरीर के लिए उपादेयता यानी उपयोगिता उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्थूल भोजन से ज्यादा सूक्ष्म है पानी, पानी से और ज्यादा सूक्ष्म है हवा यानी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बिना हम कुछ ही घड़ी भी जीना मुश्किल हो जाती है, दिन तो दूर की बात है। सो वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ नेचर। उसके अंदर पहला कंपोनेंट हमने लिया एयर। एयर हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एयर को हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं? हम सांस लेते हैं तो बड़ी खंडित रूप से सांस लेते हैं। आपने रामदेव बाबा का जो प्राणायाम की शिविर लगती है, योग शिविर लगती है, टीवी में देखा होगा। उसमें बाबा क्या कह रहे हैं? प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, शीतली प्राणायाम करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, इत्यादि इत्यादि। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम की बेसिक प्रिंसिपल ये है कि सांस को हम गहराई तक खींचे, शरीर के अंदर प्रयास करेंगे जैसे ये पूरी हमारे नाभि केंद्र तक जा रही है, नाभि स्थल तक जा रही है। जाएगी तो नहीं, लेकिन प्रयास करनी है, उतनी खींचने की प्रयास करनी है, ताकि ये शरीर के सारे कंपोनेंट्स को, हमारे लंग्स के जो आखिरी छोर हैं, टर्मिनल्स हैं, वो सारे कंपोनेंट्स को ये नरिशमेंट करके फिर शरीर से बाहर निकले। दैट इज द पर्पस ऑफ डीप ब्रीदिंग। ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो हम लेकिन करते क्या है? बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस या तो लैक ऑफ अटेंशन, हम क्या करते हैं? सांस लेते तो जरूर है लेकिन छोड़ते हैं उसको खंडित रूप से लेने के उपरांत। अर्थात ये पूरे शरीर को अपनी नरिशमेंट देने के पहले ही हम एक्सहेलेशन कर लेते हैं। खंडित सांस लिया, फिर उसको तुरंत छोड़ दिया। बिफोर इट रीचेस टू द टर्मिनल्स ऑफ द लंग्स, लास्ट पॉइंट तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए एडिक्वेट नरिशमेंट यानी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। हमें क्या करना चाहिए? गहरा सांस लेना चाहिए। अगर हम हवा की तत्व, एयर एलिमेंट को शरीर के अंदर में अपनी इंटरैक्शन करने का मौका देना चाहते हैं तो हमें फिर गहरी सांस लेना जरूरी है। आप ये स्टेटमेंट को देख के समझ सकते हैं कि HB स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड के अंदर की एक हिस्सा है, एलिमेंट है। उसके साथ जब O2 यानी ऑक्सीजन घुल जाती है, मिल जाती है, तो इट फॉर्म्स ए कंपाउंड व्हिच इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी को नरिशमेंट देती है, साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को डेवलप कराती है, रेजिस्टेंस टू डिजीज बढ़ाती है, और हमारी वाइटल एनर्जी को मैग्नीफाई कराती है, डेवलप कराती है। भोजन के साथ में जब ऑक्सीजन मिल जाती है, जो हम इनहेलेशन प्रोसेस में अंदर लेते हैं, वो अंदर में मिक्स होने के उपरांत कुछ एनर्जी पैदा करती है, जो कि हमें शारीरिक कार्य करने के लिए मदद करता है। साथ में कुछ H2O यानी वाटर फॉर्मेशन होती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन होती है जो हम एक्सहेलेशन में बाहर की ओर छोड़ देती है, और उसके अलावा कुछ हीट फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंटली मेंटेन करने के प्रयास करती है। इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जब हम गहराई तक लेते हैं, डीप ब्रीदिंग के जरिए लेते हैं, दैट स्टिमुलेट्स द एब्डोमिनल मसल्स। हमारी पेट के निचले हिस्से में, एब्डोमिनल एरिया में मसल्स जो हैं उसको रेजुवेनेट करता है। डायफ्राम, लॉन्ग्स एंड 7 यौगिक चक्र को भी टोन अप करता है। ये 7 यौगिक चक्र क्या है? आप अगर यौगिक लिटरेचर कुछ पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि मूलाधार चक्र,
स्वाधिष्ठान चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, इस तरह से भिन्न भिन्न चक्र हुआ करते हैं हमारी एंशिएंट योगिक लिटरेचर के अनुसार। वही चक्र को मॉडर्न मेडिकल साइंस में कही जाती है 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको दिखाई गई है। ये पिक्चर है जहां पर हमारे शरीर के अंदर में भिन्न भिन्न चक्रों की अवस्थितियां दिखाई गई है। योगी के एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक पहुंचाने के लिए ये डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेजेस होती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र। सेम थिंग इज सिमिलर और कोरिलेवेंट टू आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार सिद्धांत के रूप में मानी जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, सुप्रारेनल और एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एटसेट्रा। तो आप कुछ भी शब्द कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो उसमें पड़ेगा कि आप सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर में कितनी मात्रा में पोषण प्रोवाइड करती है। दैट इज मोर सिग्निफिकेंट टू बी अंडरस्टूड। तो हम करें तो क्या करें? पहला एलिमेंट यानी एयर को हम पर्याप्त रूप से अपने अंदर समाने की प्रयास करें। गहरी सांस लें, चलते फिरते, सोते, खाते, पीते, पढ़ते, जहां भी हो। इनिशियली अगर आज हमें जानकारी मिली तो इनिशियली मे बी फॉर 1 और 2 वीक्स हमें अटेंशन के साथ ये करनी पड़ेगी। उसके बाद ये इतनी नेचुरल रूप से बॉडी और माइंड के साथ टोन अप हो जाएगा कि हम प्राकृतिक रूप से विदाउट अटेंशन, विदाउट एनी एफर्ट निरंतर इसी विधि से गहरी सांस लिया कर सकते हैं। लेते जाएंगे। दूसरी एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। आप सभी को पता है कि मिट्टी तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हम मिट्टी को अपने शरीर से टच होने नहीं देते। मिट्टी को गंदगी मानी जाती है, धूल मैल से दूर रहने के प्रयास हम लोग करते हैं। लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि मिट्टी को माँ कही जाती है। जब हमारी जन्मदात्री माँ की कोख से हम पैदा होते हैं तो उसके बाद जिसके गोद में हम पले जाते हैं वो होती है धरती माता। इसलिए धरती को माँ कही जाती है। माँ की गोद में एक छोटे बच्चे को सुला देने से उसको जिस तरह की राहत एहसास होती है, सारे प्रकार की प्राप्तियों की महसूसता होती है माँ की गोद, माँ की आंचल, उसी तरह से मिट्टी माँ की गोद में भी उसी प्रकार की प्रोटेक्शन, उसी तरह की हीलिंग प्रॉपर्टीज भी उपलब्ध है जो कि एक लौकिक माँ यानी जन्मदात्री ह्यूमन मदर के गोद में है। करना क्या चाहिए? मिट्टी के साथ में हमें डायरेक्ट इंटरफेस करनी चाहिए। कुछ भी ना हो तो कम से कम तो हम खाली पैर में चल ही सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में हम हमेशा अपने पैर में चप्पल जूते पहने रखते हैं, पैर को खुला करते ही नहीं है। अगर खुला करते हैं तो जमीन पे चलते नहीं है। जमीन पे चले तो जमीन के अंदर में जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है, हीलिंग पावर है, रोग प्रतिरोध की क्षमता है, वो हमारे बॉडी के अंदर में संचरित होता रहेगा। We will get the healing properties of earth transmitted to our body. करें क्या? प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी? रोज सवेरे उठ के कम से कम 45 मिनट फास्ट वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें, खाली पैर से, विदाउट एनी शूज। एंड ऑफ कोर्स जहां भी आप वॉकिंग करेंगे वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और जमीन होनी चाहिए। पिचू सड़क में नहीं, कंक्रीट फ्लोर पे नहीं, सीमेंटेड फ्लोर पे नहीं, छत पे नहीं। मिट्टी मतलब मिट्टी, उसमें चले। अगर आप बेनिफिट को डबल करना चाहते हैं तो मिट्टी के ऊपर में हरियाली घास हो, देन यू विल गेट डबल बेनिफिट। ट्रिपल बेनिफिट पाना चाहते हैं तो अभी शीत का मौसम आ रही है, रात के समय जो ऊपर से ओस की बूंदें पड़ती है घास के ऊपर तो इट बिकम्स वेट। तो ड्यू ड्रेंच्ड ग्रास, हरियाली घास भी हो और उसमें उसके ऊपर ओस की बूंदें पड़े हो, उसके ऊपर अगर आप खाली पैर से चलते हैं तो यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स। आपके बॉडी के अंदर में रोग प्रतिरोध की क्षमता संचरित होता जाएगा। मिट्टी से डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा टू योर बॉडी। तो करना बस इतना है, सुबह शाम 2 टाइम करें तो अच्छा है, दोनों टाइम नहीं कर सकते तो 1 टाइम तो जरूर करें। बस इतना ही करनी है। पंच महाभूतों को लेकर हम किस तरह से जीवन जिए, अपने साथ उनको कैसे शामिल करें, ये एक छोटी छोटी प्रक्रिया है, हम आपको बताते जा रहे हैं। पहली बात हमने कही, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज एयर, डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सेकेंड एलिमेंट अर्थ, खाली पैर से चलना। इससे अगर एक कदम आगे आप जा सकते हैं तो पूरे शरीर को जमीन पे टच करते हुए सो जाना। पेट के बल पर सो जाएं या तो पीठ के बल पर सो जाएं।
40 से 45 मिनट। ऊपर से अगर सूरज की कोमल रोशनी पड़े तो उसमें और फायदा है, उसको हम सन बाथ भी कहते हैं। सन बाथ, एयर बाथ और मड बाथ तीनों एक साथ लिया जा सकता है, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत एक बहुत ही शक्तिशाली अप्रोच है। नेक्स्ट एलिमेंट इज वाटर। आप लोगों को सभी को पता है कि पानी ही, जल ही जीवन है, पानी के बिना हम जी नहीं सकते। पानी पिए तो कितना पिए। बहुत सारे लोगों का पानी के प्रति बहुत बड़ा क्या कहें, अ, दूर की रिश्ता है, नजदीक की रिश्ता नहीं है। पानी पीते नहीं है, कम पीते हैं, या तो पानी के बदले कुछ और पीना प्रेफर करते हैं, चाय पीना, कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, इत्यादि इत्यादि। एक तो चाय कॉफी हमारे शरीर के लिए किसी भी तरह का फायदा नहीं दिलाते हैं। मजे की बात यह है कि आज विश्व में 95% से ज्यादा फैमिलीज के अंदर में टी एंड कॉफी की परंपरा चल चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। और मजा इसमें इस बात की है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, सेलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमेशा प्रयास करते हैं कि किसी ना किसी रूप से हमारी जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम लोगों के दिनचर्या के अंदर में शामिल कर दें, so that they will keep consuming our commodities and we will be earning our revenue, our business will keep moving। और हम पैसिव ऑब्जर्वर, ले ह्यूमन बींग्स उतना गहराई तक सोचते ही नहीं है। तो हम करें तो क्या करें। तीसरा एलिमेंट है पानी। पानी पर्याप्त रूप से पिए। अगर आप एक हेल्दी अडल्ट हैं तो पूरे दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए, यानी लगभग 3 से 4 लीटर पानी पिए। लोग कहते हैं कि पानी ज्यादा पिएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, क्योंकि बार बार पेशाब लगता है। ये उल्टा प्रोसेस है। पानी पीने से डायबिटीज नहीं होती है, डायबिटीज वालों को ज्यादा पेशाब लगती है। ये थोड़ी सी समझ की बात है। तो पानी आप पर्याप्त रूप से पिए, लेकिन पानी भोजन के साथ ना पिए या भोजन के तुरंत बाद ना पिए। पानी का सबसे ज्यादा फायदा अगर उठाना चाहते हैं तो भोजन के 1 घंटा पहले पिए या तो भोजन के 1 घंटा बाद में पिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि भोजन के साथ साथ जब हम पानी पीना शुरू करते हैं, पानी या एनी अदर लिक्विड, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स भी क्यों ना हो, तो फिर क्या होती है, हमारे मुख के अंदर भी जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल द सलाइवरी ग्लैंड, लार जिसको कहते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन के साथ में घुल मिलकर उसको एक पेस्ट या माड़ का रूप देता है, वो पचने में आसान होता है। दैट प्रोसेस इज इम्पेयर्ड, गेट्स हिंडर्ड। तो क्या होती है, पानी घुल जाने पर सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन नहीं होती है, अदर डाइजेस्टिव जूसेस आल्सो डोंट गेट सिक्रीटेड एडिक्वेटली, जिसके कारण भोजन पचने में दिक्कत होती है, डिलेड डाइजेशन होती है, या तो डाइजेशन एडिक्वेटली ना होने के कारण भोजन से उपलब्ध होने वाले जो पोषण तत्व है वो हमारे शरीर में असिमिलेट नहीं हो पाती है। अगर आप 1 घंटे के पहले या 1 घंटे के बाद पिएंगे तो पानी की रिक्वायरमेंट की पूर्ति हो जाएगी। एट द सेम टाइम जो भोजन आपने कंज्यूम किया, भोजन को अच्छे से पचाने के लिए शरीर के अंदर की जो मैकेनिज्म है वो भी फिट रहेगी, वो भी पर्याप्त रूप से अपना काम करना चालू रखेगा। चौथा एलिमेंट है फायर एलिमेंट। अब सवाल उठता है कि यह अग्नि तत्व ये हमारे जीवन के साथ में क्या संबंध रखता है। आपको पता है कि सूरज रोशनी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ हीट एलिमेंट और फायर एलिमेंट, और इसकी जरूरत इसलिए है कि हर क्रिएचर को, चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु पंछी हो, सबकी अपनी अपनी स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर होती है, नेदर मोर नॉर लेस। हमारी जो स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट, अगर ये उससे ज्यादा हो जाती है तो भी गड़बड़ है, फीवर हो जाएगी। अगर इससे कम भी हो जाती है तो भी गड़बड़ है। तो दिस स्टैंडर्ड टेम्परेचर नीड्स टू बी मेंटेन्ड कंटिन्यूअसली। इसके लिए हमें फायर एलिमेंट के साथ में संबंध जोड़ के रखना पड़ेगा। देयर मस्ट बी बैलेंस, इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस टू। करें तो क्या करें, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी, रोज सवेरे और शाम को सूरज की जो कोमल रोशनी होती है, जस्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, नियरली 45 मिनट्स के लिए हम सूरज की रोशनी के रोशनी से स्नान करें। शरीर में कम से कम कपड़े हो, खुले मैदान पे, छत पे या बालकनी में बैठ जाएं और सूर्य स्नान करें। दिस इज कॉल्ड सन बाथ। एक समय पर आप चाहें तो मैदान पे, ग्रास लॉन पे अगर सो के इसको कर सकते हैं। ऐसे अगर एरिया आपको उपलब्ध हो, जो कि आजकल मेट्रो सिटीज में तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन टू द एक्सटेंट पॉसिबल आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। एयर बात कर सकते हैं, सन बात कर सकते हैं, मड बात भी कर सकते हैं, मिट्टी स्नान, धूप स्नान और हवा स्नान तीनों एक साथ कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मिट्टी का भी फायदा मिलेगी, सूर्य के भी फायदा मिलेगा और साथ साथ हवा की भी फायदा एक साथ मिलेगा।
4 चीजें हो गई। 5वां तत्व है स्पेस यानी आकाश तत्व। ये आकाश तत्व होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। व्हाट इज दिस स्पेस एलिमेंट? स्पेस का मतलब ऊपर में दिखने वाला जो स्काई है, ब्लू स्काई, दैट इज नॉट द स्पेस हियर। यहाँ पर जो स्पेस की बात हो रही है वो है शून्य स्थान। हमारे पेट के अंदर में जो भोजन जाती है उसके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन है, दैट इज स्टोमक। स्टोमक में कितनी मात्रा में भोजन जानी चाहिए? स्टोमक की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का आधा भरना चाहिए सॉलिड फूड से, यानी रोटी, पापड़, चावल, दही, सलाद इत्यादि, जो कि आप लोग रेगुलर रूप से रूटीन तौर पर खाते रहते हैं। कलेक्टिवली हम इसको सॉलिड फूड के रूप से लेते हैं। लिक्विड की भी जरूरत है, जो कि शरीर स्टोमक की कैपेसिटी की लगभग 25% पूरा होनी चाहिए, जो अभी हमने बात किया भोजन के जस्ट पहले या तो जस्ट बाद, सॉरी 1 घंटे का पहले या तो 1 घंटे के उपरांत। इसके अलावा स्टोमक की जो रेस्ट 25% जगह बची, दैट शुड बी लेफ्ट वैकेंट। खाली स्थान, शून्य स्थान उसमें छोड़ना चाहिए, जिस जगह पर आकाश तत्व कार्य करने की मौका प्राप्त करेगा। एंड दैट प्रोसेस इज नॉट नोन एज फास्टिंग प्रोसेस, यानी उपवास। पारंपरिक रूप से हमारी दिनचर्या, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति में मुनि ऋषि लोगों ने जब जीवन जिया करते थे, उनकी समय से लेकर आज तक ये परंपरा चलती आ रही है फास्टिंग करना। फास्टिंग के पीछे यही राज था, यही रहस्य था कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पांचवा पंच महाभूत में से पांचवा तत्व, पंच महाभूत में से पांचवा भूत जो है दैट इज आकाश तत्व, वो भी हमारे शरीर के ऊपर पर्याप्त रूप से कार्य करने का मौका दिलवा जाए। अब ये फास्टिंग हम कई विधि से कर सकते हैं आकाश तत्व को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण के लिए आपको दिखाया जा रहा है। वाटर फास्टिंग कर सकते हैं, जूस फास्टिंग कर सकते हैं, फ्रूट फास्टिंग कर सकते हैं, रॉ फास्टिंग कर सकते हैं, और 5वां है स्प्राउट्स यानी अंकुरित चीजों को खा के भी आप फास्टिंग कर सकते हैं। सबकी गुणवत्ता अलग अलग है, सबकी फायदे अलग अलग है। भिन्न भिन्न मरीजों के लिए, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न तरीका की फास्टिंग की रिकमेंडेशन की जाती है। अब इतने तक हमने डिस्कस किया, यहाँ तक जो डिस्कशन हुई है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हम 5 मिनट के लिए प्रश्नोत्तर ले सकते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन में जाएंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अभी तक हमने पंच महाभूत के बारे में डिस्कशन किया, जो कि शरीर के ऊपर किस तरह से अपना इंटरेक्शन करें, उसके लिए हम मौका दे सकते हैं। ओके, नो क्वेश्चन। I don't think so. जी, अच्छा, पूनम जी को पूनम शायद एक क्वेश्चन है। हाँ, जी पूछिए, पूनम जी पूनम आप पूछिए कुछ। आपका अनम्यूट करते हैं, आप क्वेश्चन पूछिए। ओम शांति सर। ओम शांति, ओम शांति। सर मेरे को ना 19-20 साल हो गए और मेरे को डस्ट और जैसे मौसम चेंज होता है उससे बहुत एलर्जी है, बहुत छींकें आती हैं। और सर दवाइयाँ तो अब इतनी ज्यादा हो गई हैं कि मेरे को दूसरे दिन दवाई लेनी पड़ती है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, क्या करूँ मैं उसके लिए? डस्ट से एलर्जी है? डस्ट से, मौसम चेंज हो जाए उससे, एसी में सो जाऊं तब, बहुत ज्यादा। देखिए देखिए बहन जी, ऐसा है कि एलर्जी एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई परमानेंट रेमेडी होती नहीं है। एलर्जी जिस चीज से होती है उस चीज से परहेज करना ही सबसे अच्छी रेमेडी है। अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो आप मास्क यूज करें, पट्टी यूज करें, डस्ट से अपने को दूर रखें। कुछ लोगों को स्मोक से एलर्जी होती है, वो स्मोक से अपने को दूर रखें। कुछ लोगों को वेजिटेबल से एलर्जी होती है, कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल से, जैसे बैगन हुआ, अरबी हुआ, इस तरह की स्पेसिफिक वेजिटेबल से अगर एलर्जी है तो स्पेसिफिक वेजिटेबल से ही दूर रखें, अदरवाइज इसकी कोई रेमेडी होती नहीं है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कोई जिन्होंने भी, आप लोग से निवेदन रहेगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, और आप लोग चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं मुकेश जी को अनम्यूट कर रही हूँ। प्रश्न वही पूछें जो अभी का डिस्कशन से संबंधित हो। हाँ, तो पर्सनल प्रॉब्लम को पर्सनली हम डील करेंगे, यहाँ पर अवॉइड करें उसको। अभी जो डिस्कशन हुआ उससे संबंधित पूछें। हेलो जी बताइए।
जैसे कि अभी आपने कहा कि जैसे कि हम एयर को ज़्यादा गहरी सांस लेंगे, पानी में ज़्यादा मिट्टी का यूज़ करें एक्सरसाइज करने के लिए, पानी के लिए, लेकिन आज जैसे कि हम लोग शहर में रह रहे हैं, तो यहाँ हर जी। चीज़ पॉल्यूटेड है, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? कहाँ पर रहते हैं मुकेश जी? जैसे दिल्ली में हैं हम, तो दिल्ली का आप ओके। देख रहे हैं कि एयर भी पॉल्यूटेड है, हाईली पॉल्यूटेड है। हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम पर डे 17 सिगरेट के बराबर धुआं इनहेल कर रहे हैं एक तरह से पॉल्यूशन के थ्रू। जी, पानी का बहुत भी अच्छा प्रश्न है आपका। दिल्ली में जी, ग्रेटर नोएडा में हमारी एक अवेयरनेस कैंप लगी थी, मैं वहाँ पर था। और बहुत सारे भाई बहनों ने यही प्रश्न पूछा कि मिट्टी हमें मिलेगी कहाँ? दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में मिट्टी भी नहीं मिलती है, एंड दैट इज ट्रू। मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि अगर वीकेंड में आप कहीं घूमने जाते हैं अपनी व्हीकल में, फोर व्हीलर में परिवार के साथ, तो जहां पर आपको खेती दिखाई पड़ती है, नजर आती है, वहां पर जाएं। जमीन से 1 फुट नीचे जो सब अच्छी जमीन हो, नीट एंड क्लीन एरिया हो, जहां पर कोई गंदगियां ना हो, तो उस जगह से 1 फुट गहराई से मिट्टी खोद के ले आए, अपनी एक पॉलीथीन या कोई कॉटन बैग में भर के ले आए, घर में रख लें, उसको छन्नी में फिल्टर कर लें। 36 आवर्स उसको पानी में भिगा के, सॉरी, फिल्टर करने के बाद उसको धूप में दे दें। धूप से लाकर 36 आवर्स उसको पानी में भिगा दें। दैट बिकम्स द परफेक्ट मेडिसिन, परफेक्ट ऑइंटमेंट फॉर यू। आप उसको शरीर में लेप लगा सकते हैं, वो भी मिट्टी स्नान का काम करेगा आपके लिए। और हवा के लिए तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, हवा को हमने ही बिगाड़ा, तो उसका परिणाम हमें ही झेलना पड़ेगा। सिर्फ ये दिल्ली की बात नहीं, पूरा विश्व में तो प्रदूषण फैला हुआ है। तो जहाँ जैसी हवा उपलब्ध है, हम उसी में ही जीने के लिए मजबूर है। उसके लिए क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। सोल्यूशन यही हो सकती है कि हम अपने अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें, प्रदूषण को ना फैलाएं। जन जन तक ये अवेयरनेस अगर फैलेगी तो हम शायद आने वाले दिनों में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट थैंक यू क्वेश्चन। डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि ये जो फास्टिंग आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, यू आर जी, आस्किंग एज फास्टिंग, तो वो उसको प्लीज अगर आप और थोड़ा सा क्लेरिफाई कर सके दर्शकों ओके। के लिए। जी ऐसे सर। फास्टिंग के ऊपर हम लोग विस्तार से कल चर्चा करेंगे। कल हमारी तीसरी सत्र रहेगी। और अच्छा। आज जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये जस्ट बेसिक आइडिया ऐसा आप ले सकते हैं कि फास्टिंग मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण रूप से भोजन और पानी से दूर रहना। दैट इज अनसाइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक। साइंटिफिक फास्टिंग वो होती है जो शरीर को और शरीर के अंदर में निवास करने वाली चैतन्य सत्ता को पोषण दे। पोषण in terms of not only the physical nourishment but also the emotional and spiritual nourishment। ये सारी चीजों की प्राप्ति हो, दैट इज द रियल साइंटिफिक फास्टिंग। तो हम क्या करें, पहले जो लिखा है वाटर फास्टिंग, यानी पूरे दिन भर में पर्याप्त रूप से रुक रुक के बीच बीच में 8 से 10 ग्लास पानी पूरे दिन भर में पीते रहें। दैट इज वाटर फास्टिंग। लेकिन फास्टिंग जिस दिन करेंगे, अगर एक दिन का फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग के दिन का पूर्व दिन और उसका पर दिन, अगले दिन, ये भी सिस्टमेटिक होना चाहिए, जिसके ऊपर हम कल चर्चा करें। जूस जी। फास्टिंग भी उसी तरह से होगी। पूरे दिन भर में जूस पिए। ज्यादातर प्रीफर की जाती है सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जूस। और जूस डाइल्यूटेड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। जूस की फायदा यह है, उसकी बेनिफिट यह है कि बॉडी के अंदर जब ये जाती है तो विद इन 20 मिनट्स ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में घुल मिल जाती है और इसकी नरिशमेंट हमें प्राप्त हो जाती है। साथ साथ क्या करती है, बॉडी के अंदर में जो टॉक्सिक एक्यूमुलेशन है, वो उसको जेट क्लीनिंग की तरह, हाई प्रेशर वाटर जेट की तरह क्लीन करके साफ करवाती है। जैसे कि मोटर गैरेज में व्हीकल को हम लोग हाई प्रेशर वाटर की जेट के जरिए क्लीनिंग करते हैं, धूल मैल साफ कराते हैं, उसी तरह से प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर पड़ी हुई विजातीय द्रव्यों को निकलवाने के लिए ये जूस फास्टिंग बहुत फायदेमंद होता है। अगर जूस फास्टिंग, कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, खाली पानी या खाली जूस पी के रहना उनके लिए तकलीफ होती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत ही कमजोर पेशेंट के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप फ्रूट फास्टिंग भी करें। फ्रूट फास्टिंग में क्या होती है, ये थोड़ी सी नींदा होने के कारण, ठोस चीजें होने के कारण पेट भरा हुआ रहता है और मन भी हल्का रहता है, लेकिन बॉडी के अंदर जो क्लींसिंग प्रोसेस है वो अवश्य होता रहता है। फ्रूट फास्टिंग के नीचे जो रॉ फास्टिंग है, रॉ मीन्स कच्चा भोजन करना। कच्चे रूप में हम क्या खा सकते हैं, फल खा सकते हैं और साग सब्जियां भी खा सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, प्रेफरेबली जब सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं। और लास्ट वाली जो पॉइंट है, स्प्राउट्स फास्टिंग, यानी अंकुरित चीजें। अंकुरित मूंग खा सकते हैं, अंकुरित मूंगफली खा सकते हैं और एनी अदर काइंड ऑफ सीड जो कि पानी में भिगा के
उसमें अंकुरित होते ही जैसी जर्मिनेशन आ जाती है तो फिर उसको हम खा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लाइव फूड एंड दैट इज ऑल्सो ए फाइब्रस फूड। फाइब्रस फूड मतलब रेशेदार भोजन, जो कि शरीर के अंदर में झाड़ू मार के साफ करने की कार्य करता है। यह है फास्टिंग की स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल बेनिफिट्स। अगर हम पांचवा तत्व आकाश तत्व को अपने शरीर के अंदर समाहित करने का प्रयास करते हैं तो दीज आर द बेस्ट अप्रोचेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हाँ, फिर एक और क्वेश्चन आया है कि is on a regular basis, is it better to have 3 meals a day or 2 meals a day? 2 meals will give longer fasting period. Please advise. ये उन्होंने पूछा है कि क्या हम 3 मील लें कि 2 मील लें, इस तरह से पूछा है उन्होंने। क्या बेटर है? 10 मील एक एक्सटेंसिवली यूज्ड स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है पोषण प्राप्त करने का। आप समझ जाए कि हम मील्स क्यों लेते हैं, भोजन करते क्यों हैं? जस्ट टू फुलफिल द नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर का पोषण के लिए। कुछ लोगों के लिए 2 टाइम की भोजन पर्याप्त होती है, लंच एंड डिनर। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, बट उससे ज्यादा लोग स्टैंडर्ड रूप से मानी जाती है कि 3 टाइम्स मील ए डे इज द स्टैंडर्ड। आप अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लेते हैं तो भी ये सफिशिएंट है, बट मोर देन 3 टाइम्स ए डे अगर लेते हैं तो दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, गुड हैबिट। तो कुछ लोग ऐसे विचार करते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो करते हैं, यानी 3 प्रिंसिपल मील हो जाती है। इसके अलावा बीच बीच में कभी मूंगफली खा लिए, कभी थोड़ी सी गुपचुप खा लिए, कभी थोड़ी सी टी स्नैक्स खा लिए, बिस्कुट खा लिए, कुछ मेहमान आके घर में पहुंचे तो टी कॉफी पी लिए, बट दैट इज नॉट काउंटेड इनटू मील्स। लेकिन आपको समझना है कि ये सारी चीजें जाती कहाँ पर है, डेस्टिनेशन इज सेम, दैट इज योर स्टोमक। तो अगर आप बार बार भोजन करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ योर इनटेक इज वेरी हाई, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है, एक टाइम का भोजन पचने के पहले ही दूसरी भोजन चली जाती है, स्टोमक में पड़ी रहती है। सो द डाइजेशन प्रोसेस इज इम्पेयर। होना तो ये चाहिए आइडियली कि एक इनपुट गया, यानी एक टाइम का भोजन हमने लिए और उसको परफेक्टली पच जाने तक पेट को फ्री छोड़ दें, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को पूर्ण विश्राम देते रहें, जो कि विश्राम तो नहीं, वो अपनी कार्रवाई करता रहे। Again the stomach becomes empty, we feel hungry, then we take the second meal. Again it gets digested, we feel again hungry, go for the next one. ये होना आइडियल प्रोसेस है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है नेट से कि हाउ टू डिटॉक्स लिवर एंड इंटेस्टाइन्स यूजिंग नेचुरल रेमेडीज। ये स्टमक से ही रिलेटेड है कि उसको डिटॉक्स कैसे करें। डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत सारे अप्रोचेस है, देयर आर सो मेनी मोडालिटीज फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। एक तो होती है प्राकृतिक चिकित्सा में, जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा कि रेक्टल इरिगेशन और एनिमा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वाटर बॉडी के अंदर में फीड करते हैं, हमारी कोलन की इरिगेशन करवाते हैं, और ज्यादातर ये कुनकुना पानी होती है, और पेट को साफ करते हैं, जो कि मल के रूप में बहुत पुराना जमा हुआ मल को पानी के साथ में घुल के उसको निकलवाते हैं। ये होती है इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेटिव पेशेंट्स, जिनके शरीर के अंदर में कब्ज की शिकायत है, लंबे समय से पीड़ित है। लेकिन ये सारी चीजों के अलावा बहुत सिंपल अप्रोचेस भी है। आप अगर अपने भोजन के अंदर रेशेदार भोजन शामिल करते हैं, फाइब्रस फूड शामिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं ऐसे 5 रेशेदार भोजन के नाम आप लोगों को बता रहा हूँ। ये पांचों भोजन में से कोई भी एक या एक से अधिक भोजन को आप पूरे दिन भर में कभी भी कंज्यूम करते हैं तो आपके शरीर के अंदर में ब्रूमस्टिक यानी झाड़ू का काम करने का काम ये पांचों भोजन करेंगे। नंबर 1 गुआवा यानी अमरूद, हिंदी में शायद अमरूद कहते हैं, गुआवा फ्रूट फल के रूप में खा सकते हैं। नंबर 2 पपीता, पपैया, हम चार्ट बॉक्स में लिख लेते हैं, दैट विल बी इजी फॉर यू। पांचों आइटम का नाम हम लिख लेते हैं। नंबर 1 गुआवा, नंबर 2 पपैया। पपैया का आप कच्चे में खा सकते हैं, पका में भी खा सकते हैं, पका हुआ तो फल के रूप में खाएं, कच्चा हुआ तो सब्जी में डाल के खाएं। तीसरा है स्प्राउट्स, चौथा है दलिया, और पांचवा है ड्रम स्टिक जो साजन फल कहते हैं। ये पांचों नाम मैंने चार्ट बॉक्स में डाल दिया। स्प्राउट्स यानी अंकुरित चीजें, चौथा है दलिया,
छोटे टुकड़े हैं उससे बनी हुई खीर। फिर पांचवा है ड्रम स्टिक, यानी साजन की जो फल होती है, साजन की भाजी भी होती है, फल भी होती है। ये पांचों में से कोई भी एक चीज को आप दिन भर के किसी भी मील के साथ शामिल करें, कच्चे में हो तो चलेगा, अगर कच्चे में नहीं तो सब्जी में डाल के, तो यू विल नेवर फील कंस्टिपेटेड इन योर लाइफ। कभी भी आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। कब्ज की शिकायत नहीं है तो फिर आपको क्लिनसिंग की भी ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप क्लिनसिंग होता है चला जाएगा। जब भी आपको पेशाब लगे तो पेशाब जरूर करें, उसको सप्रेस ना करें। जब भी आपको पायखाना लगे तो पायखाना जरूर जाएं, सप्रेस ना करें। रोज ब्रश करें, नींद के समय पर्याप्त रूप से नींद लें और भूख के समय जरूर भोजन करें। बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफाई होता चला जाएगा। वंडरफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने सारे क्वेश्चंस जो हम लोग को आंसर किए, और इसी के साथ ये आज का सेमिनार खत्म होता है, क्योंकि हम लोग कल भी इसी सीरीज को जारी रखेंगे। कल आखिरी होगा सेशन। तो ये डॉक्टर साहब जो भी इन्होंने हमारे साथ विशेष बातें शेयर करी हैं, 5 तत्वों का महत्व शेयर किया है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप जो है ये सारी चीजें, ये सारी टिप्स अपने जीवन में अपनाएं और अपना जीवन स्वस्थ बनाएं। और इसी के साथ सॉरी हम जिनके क्वेश्चंस नहीं ले पाए, हम कल कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस आंसर करने की, और आप फिर से हमारे साथ इसी समय कल जुड़ जाएं। Thank you so much, Doctor, for joining us, and thank you for answering all our questions. Thank you. Thank you so much. Thank Goodbye. you. Om Shanti. Shanti. फिर कल मिलते हैं। Om Shanti. Thank you.